नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों की रिटायरमेंट की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और उनकी पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। यानी कम पेंशन की टेंशन जो होगी अब उसको खत्म कर दिया जाएगा और किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी। तो क्या है पूरा मामला और कैसे आपकी रिटायरमेंट भी बढ़िया रहेगी, ये हम आपको बताएंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पेंशन की दूर होगी टेंशन, अब कई गुना बढ़ जाएगी आपकी पेंशन। निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी होगी शानदार। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लाखों लोगों की टेंशन दूर कर दी है। उनका रिटायरमेंट प्लान अब पहले से कई गुना बेहतर होगा। नए फैसले के तहत रिटायरमेंट के आखिरी साल की सैलरी के आधार पर पेंशन मिलेगी। इससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन में कई गुना बढ़त हो जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में ईपीएफओ की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया था। अभी ईपीएफओ 15,000 रुपए वेतन की सीमा के साथ योगदान की गणना करता है। नए फैसले के बाद कर्मचारी को पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देनी होगी। इसको इस तरह से समझते हैं, मान लिए कि आपने 33 साल काम किया, अंतिम सैलरी जो थी वो आपकी 50,000 रुपए प्रति महीना थी, तो नई पेंशन 25,000 रुपए होगी, जबकि पुरानी पेंशन आपको मिलती थी सिर्फ 5,180 रुपए। इसमें 383% बढ़त है। और मान लीजिए कि आपने 30 साल काम किया, आपकी आखिरी सैलरी 50,000 रुपए थी, तो अब आपको जो नई पेंशन मिलेगी वो 22,587 रुपए होगी, जबकि पुरानी पेंशन सिर्फ 4,525 रुपए थी। यानी इसमें बदलाव करीब 405% है। अगर आप 20 साल काम करते हैं और आपकी आखिरी सैलरी 50,000 रुपए थी, तो नई पेंशन आपको 14,285 रुपए के करीब मिलेगी, जबकि पुरानी पेंशन सिर्फ 2,100 रुपए थी। यानी इसमें बदलाव 580% तक है। अगर मान लीजिए कि आपकी आखिरी सैलरी 1 लाख रुपए थी और आपने 33 साल काम किया है, तो नई पेंशन करीब 50,000 रुपए होगी, जबकि पुरानी पेंशन सिर्फ 5,180 रुपए थी। इसमें करीब 865% की बढ़ोतरी है। आप 30 साल काम करते हैं और आपकी आखिरी सैलरी 1 लाख रुपए थी, तो आपकी नई पेंशन 45,714 रुपए होगी, जबकि पुरानी पेंशन सिर्फ 4,525 रुपए थी। ये बदलाव करीब 910% है। मान लीजिए आप सिर्फ 20 साल काम करके रिटायरमेंट ले लेते हैं और आपकी आखिरी पर मंथ सैलरी 1 लाख रुपए थी, तो आपकी नई पेंशन करीब 28,571 रुपए होगी, जबकि पुरानी पेंशन 2,100 रुपए थी। ये बदलाव करीब 1,261% है। 1 सितंबर 2014 के बाद से काम शुरू करने वाले भी फुल सैलरी पर पेंशन का फायदा ले सकेंगे। कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि ज्यादा हिस्सा पीएफ की जगह ईपीएस यानी पेंशन फंड में जाएगा। लेकिन नए नियम से पेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पीएफ में कमी का कोई असर नहीं पड़ेगा। नए नियम से पेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पीएफ में कमी का कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे पेंशन को लेकर ईपीएफओ ने कई बार आनाकानी की है। जिन कंपनियों के ईपीएफ ट्रस्ट मैनेज करते हैं, उनको फायदा लेने से भी मना किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाकर मामले को सुलझा दिया है। इससे प्राइवेट कर्मचारियों की रिटायरमेंट टेंशन अब गोल्डन पेंशन में बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपके रिटायरमेंट की सारी टेंशन अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। जी हाँ, तो कैसे ये सब होगा, कितना आपको फायदा होने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं उनसे। हमारे साथ गिरीश आर्या जी जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय मजदूर संघ से हैं। गिरीश आर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट विजन जी भी जुड़ रहे हैं। विजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्रीराम खन्ना जी भी जुड़ रहे हैं। श्रीराम खन्ना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विजयन जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है कितना फायदा हुआ नौकरी पेशा लोगों को नजर, क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट ये सुबह से जब से खबर आई हुई है तब से लोग काफी खुश हैं, और जो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग को लेकर परेशान रहते थे उनकी तो खुशी का कोई आज कोई ठिकाना ही नहीं दिख रहा है।
देखिए, जजमेंट तो एक अच्छी जजमेंट है, पर्टिकुलरली उन एम्प्लॉयज के लिए जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, क्योंकि जो 2014 में अमेंडमेंट की गई थी उसका उद्देश्य ये था कि एक पेंशन फंड जो एक एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से क्रिएट किया जाता है वो सबके लिए इक्विटेबल है और बराबर है। और क्योंकि इस व्यवस्था में ईपीएफ और ये जो स्कीम बनाई गई थी ये ध्यान में रख के बनाई गई थी जो वर्कर जिनकी सैलरी कम है उनको बेनिफिट ज़्यादा मिले, और ऐसा नहीं हो कि पेंशन फंड का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों के हिस्से में चला जाए जिसकी सैलरी ज़्यादा है। तो उसके लिए जो ये अमेंडमेंट, ये नोटिफिकेशन निकाले गए थे, उसको अब आप सुप्रीम कोर्ट ने, जो केरला हाई कोर्ट की जजमेंट जिसने क्वैश किया था, उसको अपहोल्ड कर दिया है। और केरला हाई कोर्ट ने 2018 में जो जजमेंट आई थी उसमें ये कहा था कि जो गवर्नमेंट ने 2014 में ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है, कैप लगाया है सैलरी के ऊपर 15,000 का, ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ये स्कीम सभी के लिए है और अगर किसी की हायर सैलरी मिलती है तो उसके ऊपर होना चाहिए। तो और उसी के सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है। अब इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि जो पेंशन फंड क्रिएट किया जाता है, और ये मैं बता दूं कि पेंशन फंड कहाँ से क्रिएट होता है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है पीएफ का, एम्प्लॉयज के मैचिंग का, उसका 8.33% जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का पेंशन फंड में ट्रांसफर होता है, और उस पेंशन फंड से विभिन्न एम्प्लॉयज को सैलरी बांटी जाती है और पेंशन दी जाती है। तो अब क्योंकि ये हायर पेंशन जाएगी उन कैटेगरी में जिनकी की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है और जिन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट पेंशन फंड पे ओवरऑल आएगा। तो ये एक मैनेजमेंट टोटल कॉर्पस है, फंड है, पूल है, जिसका डिवीजन का इशू है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो जहां उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूल के अंदर जो एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है और वो अपना कंट्रीब्यूशन उस हायर सैलरी पर देते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ने एग्री किया हुआ है, उस केस में उनकी जो पेंशनेबल सैलरी है वो इस बेसिस पे होगी, जो एक्चुअल सैलरी के बेसिस पे होगी, ना कि कैप जो 15,000 का लगाया है। बिल्कुल, तो ये साफ है कि अब आपको बम्पर पेंशन जो है वो मिल सकती है और इसके साथ ही आपकी रिटायरमेंट की जितनी भी टेंशन है वो इसके साथ खत्म हो सकती है। तो गिरीश आर्या जी, इससे अच्छी खबर तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए तो कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी जब करते हैं तो सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, बुढ़ापे में जाएंगे तो पेंशन तो मिलेगी नहीं, या मिलेगी तो बहुत जरा नाम मात्र की मिलेगी, उसके बाद हमारे खर्चों का क्या होगा। तो शायद इससे अच्छी खबर तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई नहीं दिख रही। ये मात्र प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, इसमें पब्लिक सेक्टर हों, मल्टीनेशनल्स हों, जो हायर सैलरी वाले हैं वो भी इसमें बेनिफिटेड होंगे। अभी मेरे पूर्व वक्ता जी ने जैसे कहा कि हायर सैलरी वाले इसमें ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि अभी तक एक रेस्ट्रिक्शन थी कि 15,000 तक की जो रेस्ट्रिक्शन थी उस पर, उससे नीचे नीचे ही जो उसमें हो सकता था, और 1250 रुपये उसमें कटते थे। अब ये सीलिंग होने के बाद में 8.33 एक्चुअल सैलरी का जो है डिडक्शन होगा, 8.33 एक्चुअल सैलरी का डिडक्शन होगा। जैसे आपने दिखाया कि जिसकी 50,000 रुपये सैलरी है उसको जो है 25,000 रुपये पेंशन होगी। तो ये केवल जो है प्राइवेट के लिए नहीं है, मैं समझता हूँ कि प्राइवेट इतना बेनिफिशियरी इसमें नहीं रहेगा जितना कि पब्लिक सेक्टर या हायर वेज वाला बेनिफिशियरी रहेगा। और इसमें सीधी सी मतलब केवल इतना ही फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे रिपरकशंस भी आएंगे। ये सैलरी जो है, ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर स्वागत योग्य है, और इसमें जो रिटायर हो चुके हैं पहले, जो 22 अगस्त 2014 को जो ऑर्डर दिया था वो 15,000 तक रेस्ट्रिक्ट करके और 5 साल की एवरेज सैलरी निकाली थी, और 5 साल की जो सैलरी निकाली थी तो उसमें जो है पहले उसमें एक साल था, अभी वो साल भी घटा दिया है, और 6,500 रुपये जो बेसिक सैलरी थी उस पर कैलकुलेशन आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो कैलकुलेशन जो है वो काफी थोड़ी सी लोगों को चिंता में और डाल रही है। लेकिन श्रीराम खन्ना जी, एक इसके साथ जो चीज और सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हमारा पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है उस पर जरूर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको लगता है कि इससे लोगों को थोड़ी टेंशन बढ़ेगी? देखिए, जो ये इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने इक्विटेबल फैसला दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने रिटायरीज हैं उनकी जब पेंशन कंप्यूट होती है तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको उनकी लास्ट बेसिक सैलरी का, लास्ट ईयर की बेसिक सैलरी का आधा पेंशन में के रूप में डिस्पर्स किया जाता है। ये तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ होता है।
तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफ के पेंशन रिटायरीज के को पार पे ला दिया उसके हिसाब से। परंतु इसमें एक देखने की बात यह है कि क्या जो उनका पेंशन फंड है उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी पे कोई एडवर्स असर तो नहीं पड़ेगा, और ये काम ईपीएफ का है, और अगर ऐसा कोई बात है तो उनको ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो इसको ओवरसी करते हैं, उनको ये फाइनेंशियल एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से क्या पेंशन फंड जो ईपीएफ के जिम्मे है उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी में लॉन्ग टर्म कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो उसके लिए उनको उपाय सुलझाने पड़ेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने कमर कसनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर इस बीच में हमारे साथ फॉर्मर ईपीएफओ कमिश्नर के जलान जी भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। के जलान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। तो जैसे देख रहे हैं हम लोग, नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज जो आई हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? दोनों चीजें हैं, जैसे अभी अभी मेरे एक साथी कह रहे थे, जो ये एम्प्लॉयज के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ईपीएफ पेंशन फंड के लिए ये ज्यादा अच्छी बात नहीं, क्योंकि ईपीएफ पेंशन फंड में इसकी वायबिलिटी नहीं होगी कि पेंशन फंड कोई बहुत ज्यादा राशि दे सकता है और इतनी ज्यादा राशि, इतनी ज्यादा पेंशन दे सकता है, क्योंकि ली नहीं गई। जब आप उस समय ये होता कि हम पेंशन का अमाउंट उसी समय लेते रहते सभी लोगों से, तब तो शायद वायबिलिटी बन सकती थी। और अब ईपीएफ के कानून ऐसे हैं कि हम लेने के वक्त तो हम कोई ब्याज नहीं लेते, पुराना 7 साल से ज्यादा का ब्याज नहीं लेते, पर देना हमें 30 साल का 35 साल का ब्याज देना पड़ेगा, तो उससे ईपीएफ पेंशन फंड की वायबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। और इसके लिए सरकार क्या सपोर्ट कर पाएगी, ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेंशन फंड में आम तौर पे सरकार सपोर्ट नहीं करती है। आमतौर पे जो भी कई सारे देशों के पेंशन फंड हैं, उनमें सरकार सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए ईपीएफ पेंशन फंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा भार पड़ेगा, और इसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जो कि एम्प्लॉयज के फेवर में है, उसको लागू करने में बहुत ही दिक्कत आने वाली। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि दिक्कत कहीं आने वाली है, लेकिन यही मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रही थी कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी और जिनके पास से पेंशन फंड में पैसे जाते हैं, क्योंकि अब तक जो थे वो बहुत एक नॉमिनल रकम पेंशन फंड में जाती थी, तो उन्हें कैसे इस चीज का पूरा बेनिफिट जो है आफ्टर रिटायरमेंट मिल पाएगा? देखो, एक बड़ी सीधी सी बात है, आज के दिन 15,000 रुपया ज्यादा से ज्यादा पे वाले को पेंशन देते थे, तो 7,500 ज्यादा से ज्यादा पेंशन जाती थी। अब ऐसा भी होगा कि लोगों की पे 1 लाख है और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको पेंशन का अमाउंट 7,500 से बढ़ के 50,000 होने वाला है। तो इसलिए पेंशन एम्प्लॉयज को तो बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट हो जाएगा। जिन पेंशन फंड पे ये लागू हुआ भी है पुराने हाई कोर्ट के आदेश से, कईयों की पेंशन 35,000 हो गई है, कईयों की 50,000 हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के केस में ये लागू था पहले ही, उनके पेंशन फंड में कईयों के 60,000 रुपया भी जा रहा है पेंशन का। तो उस लिहाज से बहुत ही ज्यादा अंतर पड़ जाएगा एम्प्लॉयज को। कईयों की पेंशन 7,500 से बढ़ के या 5,000 से बढ़ के 50,000 भी होने वाली है। जी के जलान जी, लेकिन जैसा कि ये भी बातें सामने आ रही है कि कर्मचारियों को जो प्रोविडेंट फंड है उसमें भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी, क्योंकि मेजर पोर्शन जो है वो तो अब पेंशन फंड में जाएगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? एम्प्लॉयज पेंशन फंड में तो पहले भी 8.33% ही जा रहा था, वही पेंशन फंड में अभी भी 8.33% ही जाएगा। इसलिए जो पेंशन फंड में, जो प्रोविडेंट फंड में जो बाकी पैसा था वो तो जाएगा ही जाएगा, वो उतना ही 12.3% 7% जाएगा। अब ये है कि पहले 12,000 या 15,000 पे कंट्रीब्यूट करते थे, 15,000 का कुछ परसेंटेज देते थे, अब 1 लाख का परसेंटेज देंगे तो एम्प्लॉयज का अपना भी आउटगो होगा और एम्प्लॉयर्स का आउटगो भी बढ़ जाएगा। जी, लेकिन इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो क्या ईपीएफओ जो है अब अगर एक रिव्यू पिटीशन जो लगता है आपको डाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि कई तरह की दिक्कतें जो है ईपीएफओ के लिए भी बढ़ सकती हैं? मुझे लगता है मेरा यदि ईपीएफ कमिश्नर के तौर पे मेरा तो यही कहना होगा कि हमें शायद एक बार रिव्यू पिटीशन डालनी ही पड़ेगी और डालनी ही भी चाहिए कि शायद पूरा केस समझा नहीं है और उस केस को अब ऐसे लागू किया जा सकता है कि इनके लिए एक अलग पेंशन फंड एक अलग तरीके से बनाया जा सकता है। नहीं तो ये
जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये जो पहले के गरीब एम्प्लॉई हैं जिनको पेंशन मिल रही थी, उनके ऊपर एक किस्म का अटैक हो सकता है, क्योंकि उनके पैसे देने पड़ सकते हैं और वो जो रिलेटिवली जो कह रहे हो कि अच्छे एम्प्लॉयज हैं उनको जा सकते हैं। बिल्कुल। वेद जैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा कहना यह है कि देखिए, जो पेंशन की स्कीम है वो दो तरह की होती हैं। एक हम डिफाइंड पेंशन कहते हैं और एक हम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं। जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की बात हो रही थी, आपने ध्यान किया होगा 6 पे कमीशन में 2006 में जब स्कीम आई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्कीम को चेंज कर दिया है। अब आज की डेट में डिफाइंड पेंशन नहीं है कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी सैलरी के बेस पे। अब सरकार का कहना है हम आपका डिफाइंड कंट्रीब्यूशन करेंगे, इसलिए नेशनल पेंशन स्कीम में सरकार 10% सैलरी का कंट्रीब्यूट करती है। के बेसिस पे जो भी आपकी पेंशन बनेगी वो डिटरमिन की जाएगी। एम्प्लॉय का राइट है कंट्रीब्यूट करने का, ज्यादा करने का, तो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन वाली स्कीम है। और जो पहले सरकार ने 2014 में नोटिफिकेशन निकाला था वो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का निकाला था। अब जो ये वर्किंग हो रही है कि डिफाइंड पेंशन हो जाएगी, यानी कि सैलरी के बेसिस पे लास्ट की आपको मिलेगी, तो सबसे बड़ा सवाल यही आएगा कि ये पैसे आएंगे कहां से। उसी बात को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पेंशन की स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 2006 के बाद जिन्होंने सर्विस ज्वाइन की है, उनको आज की डेट में अपनी सैलरी के बेसिस पे पेंशन नहीं मिलेगी, उनको मिलेगी अपनी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे। तो यही सवाल अब ईपीएफओ के सामने भी आएगा कि अगर आज की डेट में कंट्रीब्यूशन बेस्ड अगर मैं वो नहीं करूंगा, पेंशन फंड क्रिएट नहीं करूंगा, तो रिसोर्सेज कहां से आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आज के रिसोर्सेज हम खत्म कर दें, कल के लिए कुछ बचे नहीं का। तो इसके लिए एक होलिस्टिक व्यू दोबारा से लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ईपीएफओ के फंड तो लिमिटेड है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, और वो सारा ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। और किसी वजह से डिस्टोर्शन होने से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, और उससे ऐसा लगा कि भाई जो पैसे हैं बहुत ज्यादा पेंशन फंड में यूज हो जाएंगे हायर एम्प्लॉय की सैलरी के लिए, तो अल्टीमेटली सवाल आएगा कल को पैसे जो औरों को देने पड़ेंगे तो वो पैसे कहां से आएंगे। क्योंकि जो पैसे आप कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आज की डेट की स्कीम क्या कहती है कि जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है उसका 8.33% एक पेंशन फंड में चला जाता है। उस पेंशन फंड के निवेश किया जाता है, इन्वेस्ट की जाती है, उसके ऊपर डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आता है, जो आता है उस टोटल फंड में से पेंशन बांटी जाएगी। अगर आज की डेट में इस जजमेंट के बाद पेंशन इतनी बढ़ जाएगी कि उस कॉर्पस खत्म हो जाएगा, उसके फंड डिप्लीट करने का तो चैलेंज हो जाएगा कल को कहां से फंड आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको एक होलिस्टिकली रिव्यू करना पड़ेगा, दोबारा से इसके ऊपर बैठना पड़ेगा कि इस स्कीम को वायबल कैसे बनाया जाए, नहीं तो ईपीएफओ के लिए समस्याएं हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि हमारी टेंशन तो शायद खत्म हो जाएगी अगर पेंशन की स्कीम जो है ये लागू हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ईपीएफओ की टेंशन इससे कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि रिटायरमेंट की तो आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन अब मुद्दा ये है कि आखिरकार इतना पैसा ईपीएफओ के पास कहां से आएगा। और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं चर्चा में के जलान जी। यही चीज जो वेद जैन जी भी कह रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरह से जो है ये पूरा कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ के पास आएगा कहां से, वो आखिरकार आगे कहां से पेंशनर्स को देगा। और खास बात तो ये है कि जो लोग 10, 12 या फिर 15 साल से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अगर वो कुछ और साल नौकरी करते हैं, 4-5 साल भी अगर करते हैं, तो उनकी जो फाइनल सैलरी होगी उसके बेसिस पे तो उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा भार जो है वो तो ईपीएफओ पे आ जाएगा। आपने बात बिल्कुल, जो मेरे साथी भी कह रहे थे, बात बिल्कुल सही है। पहले तो ईपीएफओ की जो स्कीम है, अभी तक पेंशन की जो स्कीम है वो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम नहीं है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक कंट्रीब्यूशन का ही डेफिनेशन है, यहाँ पे डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है और उसमें और ज्यादा दिक्कतें हैं, उससे और ज्यादा भार ईपीएफ पेंशन के ऊपर पड़ेगा। एम्प्लॉई जो पेंशन स्कीम है उसका जो फंड है वो कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा कम है। अभी से कुछ साल पहले तक तो उसी में ही, पहले ही जो स्कीम थी उसी में 70,000 करोड़ का लॉस दिखाया जा रहा था उसकी, कि उसी में पैसे कम है। और यदि ये नई पेंशन स्कीम लागू होगी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, तो उसमें तो पेंशन फंड का घाटा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हो सकता है कि हमें कोई पैसा ना बचे 10 साल या 15 साल के बाद पेंशन देने के लिए। तो उसके लिए बिल्कुल रिव्यू करने की जरूरत है, सारी स्कीम को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। और आगे से इसमें एक और दिक्कत भी आएगी कि एम्प्लॉयर्स का भार भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा।
क्योंकि नेचुरली एम्प्लॉयर्स सभी एम्प्लॉय चाहेंगे कि उनका एम्प्लॉयर्स का फुल पे पूरा कंट्रीब्यूशन जाए। उसके ऊपर भी एक नई चीज दिक्कत आएगी और उससे जो हायर पेड एम्प्लॉयज हैं उनमें भी एक नई चीज और उनकी सैलरी स्ट्रक्चर भी नया वर्कआउट होगा। बिल्कुल। लेकिन गिरीश आर्य जी, जैसा कि अभी के जलान जी जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर्स पर जो है वो भी बोझ बढ़ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी एम्प्लॉयज को पास ऑन कर दिया जाएगा सारा बोझ? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं करता। एम्प्लॉयर तो अभी भी 12% देता है और तब भी 12% देता था। वो 12% का 8.33% जो है उसमें डाइवर्ट करता था। अभी भी 8.33 वो जो है चाहे आधे का करे, चाहे 15,000 का करे, चाहे 6,500 का करे, चाहे वो 50,000 का करे। एम्प्लॉयर को 12% देना है, वो किसी भी खाते में डालेगा, उसको क्या फर्क पड़ना है? तो एम्प्लॉयर इसमें कोई साइड इफेक्ट उस पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। उम्मीद यही करते हैं कि एम्प्लॉयर पे बर्डन ना पड़े और ना ही वो एम्प्लॉयज पे डाले। लेकिन श्रीराम खन्ना जी, ये पूरी स्कीम जो है कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं से तो हमें एक नई शुरुआत करनी होगी, क्योंकि अगर हम भारत की बात करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है और भारत में इस तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी नहीं है। तो अगर हमें कुछ दिशा जो है बदलनी है तो कुछ इस तरह के कदम तो उठाने ही होंगे, आगे जो है इस दिशा में बढ़ना ही होगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी समाज अपने जो रिटायर्ड लोग हैं, जिन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत करी है अपनी संस्थाओं में, उनको रिटायरमेंट के बाद भरण पोषण के लिए पेंशन मिले। ये बहुत डिज़ायरेबल है, ये होना चाहिए। परंतु इसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग है, यदि वो ध्यान से नहीं होगी तो ये भी हो सकता है कि ईपीएफ जो है वो दिवालिया हो जाए और जो लोग रिटायर होने वाले हैं 10 साल 20 साल के बाद, उनको फिर अंगूठा दिखा दिया जाए कि भैया आपने तो सारी उम्र पैसा कटवाया, आपका पैसा तो हम दूसरे लोगों को दे दिया, हमारे पास पैसा नहीं है, आप मौज करिए। तो ये एक खतरा है। क्या ईपीएफओ इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से दिवालिया होगी या नहीं, ये मैं नहीं जानता। परंतु मैं ये कहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो लोग गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो इसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट को रिव्यू करें और क्या वो कर सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और अगर जरूरत पड़े तो वो रिव्यू के लिए भी जा सकते हैं। परंतु ये डिजायरेबल है कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को एक लिविंग पेंशन मिले जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सकें। अब वो कैसे कैलकुलेट होगी और लीगल इंटरप्रिटेशन क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, और संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को ईपीएफओ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। परंतु अगर ईपीएफओ दिवालिया हो जा रही है और उसका दुकान बंद हो जाएगी 5-7 साल के बाद ये सब करके, तो उसको आज ही इसको रिव्यू करवाना चाहिए, ये मेरा कहना है। के जलान जी, क्या रास्ता जो है वो बीच का निकल सकता है कि जिससे ईपीएफओ जो है उस पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना आए, लेकिन पेंशनर्स जो हैं उनको पहले से ज्यादा जो है वो बेनिफिट्स मिलते रहें? क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि जो पेंशनर्स हैं उनको तो कुछ भी नहीं मिलता है अगर आज की महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो। आपकी बात बिल्कुल सही है। आगे से कोई पेंशन स्कीम बनाना, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कोई पेंशन स्कीम बनाना बिल्कुल भी कोई दिक्कत का काम नहीं है और ईपीएफओ वो आसानी से कर सकती है। पर इसमें दिक्कत सिर्फ एक ही है कि पुराने एम्प्लॉयज को जिनसे पैसे नहीं लिए हुए और उनसे कुछ पैसा लेके फिर दोबारा पेंशन बड़े स्तर पे पेंशन देना और बड़ी मात्रा में पेंशन देना, उसका एक चैलेंज है। उसके लिए जैसे खन्ना साहब ने कहा कि हमें तुरंत एक कमेटी ईपीएफओ को बनानी पड़ेगी और उसमें देखना पड़ेगा कि कैसे इसका हल निकाला जा सकता है, कैसे पुराने जो एम्प्लॉयज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कैसे लागू करना है, या सुप्रीम कोर्ट के पास द्वारा जो आदेश के लिए जाना है नहीं जाना। तो इसके लिए जल्दी से कमेटी बना के और उसका पूरा डिटेल देख के उसको फैसला करना चाहिए। जहाँ तक एक बार आर्य जी कह रहे थे कि एम्प्लॉयर के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉयर के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, वो एम्प्लॉयर के ऊपर इसलिए फर्क पड़ेगा कि पहले अभी तक एम्प्लॉयर ज्यादातर 15,000 पे ही 12% देते हैं, काटते हैं। जो बड़े एम्प्लॉयज हैं उनका भी पैसा उतने भी कटता है। अब सभी बड़े एम्प्लॉयज भी चाहेंगे कि उनका पूरे राशि पे, सुप्रीम कोर्ट का पहला भी डिसीजन आ गया कि पूरे के पूरे राशि के ऊपर पीएफ देना है, तो उससे हो जाएगा कि 50,000 पे अभी 15, उसके लिए कंपलसरी था 15,000 के ऊपर 12% देना, अब उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा 50,000 के ऊपर पूरे का पूरा पैसा देना। उससे उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा भार पड़ेगा। तो एक ये अलग एम्प्लॉयर के ऊपर एक अलग सी पोजीशन होगी जो कि वो भी सेटल होगी स्लोली और उसका भी असर पड़ेगा।
बिल्कुल, तो असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि इस फैसले के आने के बाद जो लोग पेंशनर्स हैं उनकी भी टेंशन खत्म हो जाए और जिनको रिटायरमेंट का इंतजार है उनकी भी टेंशन खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद जैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीराम खन्ना जी आपका भी शुक्रिया और के जलान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद यही है कि रिटायरमेंट की सारी टेंशन जो है वो आपकी चली जाएगी, पेंशन आपकी कई गुना बढ़ जाएगी और आने वाला भविष्य जो है वो आपका अच्छा ही होगा। तो आज की खास पेशकश में इतना ही।